एक बार अमेरिका के फेमस रेसिंग बोट कैप्टन चार्ल्स मूर अपनी बोट से हवाई से कैलिफोर्निया आ रहे थे। उन्होंने एक बहुत स्ट्रेंज चीज नोटिस की। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बोट के चारों तरफ मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ प्लास्टिक फैले हुए हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि वहां के जो पानी का रंग है, उस जगह के पानी का रंग भी एक क्लाउडी सूप जैसा नजर आ रहा है। उन्होंने उसकी कुछ पिक्चर्स ली और उनको पोस्ट करना स्टार्ट किया। हालांकि उस टाइम पे वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक डंपिंग पॉइंट को ढूंढ निकाला है, और जिसका नाम है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच और द ट्रैश आइलैंड। तो आज हम जानेंगे कि ये द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक्चुअली है क्या, और ये कैसे क्रिएट हुआ, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, और हम इसके लिए क्या कर पा रहे हैं अभी तक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, आप चाहे इस दुनिया में कहीं भी बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मैं एक बात को दावे से कह सकता हूं कि आप अपने चारों तरफ एक चीज कॉमन है जो जरूर पाओगे, और वो है प्लास्टिक। चाहे वो आपके फोन का कोई मटेरियल प्लास्टिक का हो, चाहे आप जिस चेयर पे बैठे हो वो प्लास्टिक की हो, या आपका लैपटॉप, या फिर जिस टेबल पे आपका लैपटॉप रखा है वो प्लास्टिक का हो, या फिर आपके हाथों में जो पेन है वो प्लास्टिक का हो, लेकिन आप अपने चारों तरफ प्लास्टिक को जरूर पाओगे। तो प्लास्टिक इज समथिंग दैट इज एवरीवेयर। तो प्लास्टिक को लेके हमारे क्या थॉट्स हैं, हम क्या सोचते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि हमने प्लास्टिक की कोई भी चीज जो डस्टबिन में डाल दी, वो मैजिकली रिसाइकल होगी और कभी ना कभी हमारे पास लौट के आएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हम ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन टन प्लास्टिक डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसमें से रिसाइकल कितना हो पा रहा है? ओनली 12%। जितना प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 12%। तो यानी कि जो बाकी बचा हुआ 88% है वो प्लास्टिक रह रहा है। इसका मतलब ना तो वो रिसाइकल हो रहा है, और प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, यानी कि वो अपने आप कहीं भी उसको डंप कर दो तो वो अपने आप डिग्रेड नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब वो 88% कहीं ना कहीं तो होगा, और डेली प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीज भी हो रहा है। तो एक अच्छी इंक्रीमेंट उसमें आ रही है हर रोज। कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक जरूर डंप होता होगा, और वो कहाँ डंप हो रहा है? मेनली रिवर्स में, या फिर जो प्लेस हमें खाली नजर आता है वहां पे, और अल्टीमेटली रेन फ्लो के साथ या पानी के साथ बह के वो जाता है रिवर्स में, और रिवर्स बह के सीज और ओशंस में आती है। तो इसका मतलब समवेयर वो प्लास्टिक जो भी हम डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 88% पार्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली ओशंस में आ रहा है। जो मेन डंपिंग पॉइंट है प्लास्टिक का, वो क्या होता जा रहा है? ओशन। तो अब हमारे वर्ल्ड के अंदर टोटल 5 गार्बेज पैचेस बन चुके हैं उस प्लास्टिक से जो हम डेली प्रोड्यूस करते हैं, और उनमें सबसे बड़ा है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। और क्योंकि इसका किसी भी देश की कोस्टल लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, किसी भी देश से डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई भी देश इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या हम इसके लिए कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। प्लास्टिक अगर पानी में भी चला जाए तो इट विल स्टिल रिमेन प्लास्टिक। ओशंस के अंदर दोनों धाराएं, यानी कि गर्म और ठंडे दोनों पानी की धाराएं देखने को दोनों करंट्स देखने को मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स वो टूटेगा टुकड़ों में, लेकिन वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो रहता प्लास्टिक ही है, बस वो छोटे टुकड़ों में टूट गया, यानी कि उसको क्लीन करना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब वो छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक, और वो माइक्रोप्लास्टिक नीचे बैठेगा। जो नीचे बैठ गया है उसको अगर आपको रिमूव करना है तो वो और भी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है जो, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आइलैंड है जहां पे बहुत सारा प्लास्टिक सरफेस पे तैर रहा है। नहीं, इसका एरिया है 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया के एरिया का लगभग आधा, और यूं समझे दूसरी भाषा में कहें तो फ्रांस के एरिया का लगभग 3 गुना। तो इसका मतलब ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ, और जहां पे 1.8 ट्रिलियन पीसेस ऑफ प्लास्टिक फैले हुए हैं। अब हम ये बात समझते हैं कि हम इससे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। दुनिया में 40% से भी ज्यादा लोग सी फूड पे डिपेंड करते हैं। तो अगर जो फिशेस हैं या जो टर्टल्स हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं, तो उनके ऊपर 2 इफेक्ट आते हैं कि अगर उन्होंने एक बड़ी फॉर्म में कंज्यूम किया है तो दे विल डेड, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड उनके स्टमक में रहता है, जिससे कि उनको ये लगता है कि हम फुल हैं या हमें जरूरत नहीं है खाने की, लेकिन एक्चुअली कोई न्यूट्रिशन नहीं है इसके अंदर। तो
वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। और दूसरा कि अगर वो माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में इसको कंज्यूम करते हैं तो समवेयर वो हमारी फूड चेन का एक पार्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो वहां से आपके टेबल पे भी आएंगे, और जब आपके टेबल पे आएंगे और जब आप उनको कंज्यूम करोगे तो वो ही प्लास्टिक समवेयर आपके अंदर भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक थ्रेट है समवेयर मरीन लाइफ के लिए, तो बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन हमारे लिए भी बनता जा रहा है। प्रॉब्लम हमने समझी, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं। अब हम सोच रहे होंगे कि इसके लिए कुछ किया जा भी रहा है या नहीं किया जा रहा है। एक गुड न्यूज है कि इसके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। एक संस्था है द ओशन क्लीनअप, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पे काम कर रही है। इनके जो फाउंडर हैं वो नीदरलैंड से हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हमें ओशंस को क्लीन रखना है और वहां पे जो डंप हो चुका प्लास्टिक है वो क्लीन करना है, और सेकेंडरी ये है कि हमें ओशंस तक उसे पहुंचने ही नहीं देना है, यानी कि रिवर्स को ही क्लीन कर लेना डायरेक्ट। तो इनके बेसिकली दो प्लान्स हैं। फर्स्ट है रिवर्स को क्लीन करने का, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वाइड मैपिंग करके 1000 वो रिवर मार्क किया है जो 80% ऑफ द ओशन पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो 80% रिस्पॉन्सिबल है ओशन के पोल्यूशन के लिए। तो उन रिवर्स को मैप करके इन्होंने वहां पे अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है इंटरसेप्टर। अभी तक 4 से 5 इंटरसेप्टर लॉन्च किए जा चुके हैं अलग अलग रिवर्स के अंदर, लाइक इंडोनेशिया के रिवर्स में, जकार्ता में एक इन्होंने इंटरसेप्टर लॉन्च किया है जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। अब अगर आपको ओशन को क्लीन करना है या ओशन से आपको प्लास्टिक को अलग करना है, तो इसके लिए एक नेचुरल चीज, सबसे बढ़िया चीज क्या है, वो है कोस्ट लाइन। क्योंकि आपने देखा होगा जहां पे भी अगर किसी रिवर में कोई कचरा है या कोई प्लास्टिक है तो वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, हमेशा उसके कोस्ट लाइन पे, यानी कि बीचेस पे। अब मिडिल ऑफ द ओशन आप कोस्ट लाइन क्रिएट नहीं कर सकते, उससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होएगा, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक सेकेंडरी अप्रोच अपनाई है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल कोस्ट लाइन क्रिएट की है लगभग 240 मीटर वाइड इन शेप ऑफ सी और यू कैन से यू। इमेज में आपको दिख भी रहा होगा। इस सिस्टम का नाम रखा है इन्होंने जेनी, SOO2, और इसका नाम है जेनी। और ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये करंट जो मतलब अपने चलते हैं, जो धारा जो बहती है ओशन के अंदर और जो विंड है, उससे नेचुरली यहाँ पे प्लास्टिक को एक्यूमुलेट किया जाता है। और जब वो जो इनका कंसंट्रेशन जोन है जब वो फुल हो जाता है तो वहां से उसको खाली कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लास्टिक को एक्यूमुलेट करने के लिए वो फिर से रेडी हो जाता है। अभी जो जेनी जो एक सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, उसका जो एरिया है वो है जस्ट 240 मीटर। जो एरिया ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का है वो है 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया का लगभग आधा, या यूं कह लो कि अफगानिस्तान के बराबर का एरिया का एक पैच है वो। तो उसको अगर आपको क्लीन करना है तो आपको एक बहुत बड़ा एक तरह से सिस्टम चाहिए। तो इनका जो फुल स्केल सिस्टम है, जो प्लान है एक फुल स्केल सिस्टम लॉन्च करने का, वो है 1800 मीटर वाइड एक सिस्टम लगाना। लेकिन अभी इसकी जो सिस्टम 002 है, इसकी टेस्टिंग चल रही है और ये फर्स्ट टेस्ट में सक्सेसफुल रहा है। तो हम होपफुल हैं इस चीज को लेके कि ऑफ कोर्स ये सक्सेसफुल होगा और हम आगे जो बड़े सिस्टम है, जो फुल स्केल सिस्टम है, उसको लगाने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो एक है वो फैक्टर जो वहां पे काम करे। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज को लेके? क्यों ना हम खुद से ही प्लास्टिक के यूज को कम करें और ये एक तरह से अपने आप को ये प्रॉमिस करें कि हम पूरे दिन में एक कोई भी प्लास्टिक की चीज के यूज को कम करेंगे। चाहे वो आप किसी से पॉलिथीन एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप वो नहीं करोगे, या फिर कुछ अल्टरनेट यूज करोगे रेदर देन प्लास्टिक, जो कि हम कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम। तो ये चीज उनके लिए भी जरूरी है। तो हम क्यों ना एक अपने आप को एक प्रॉमिस करें कि हम आज से ही कोई भी एक प्लास्टिक की चीज जितना हो सके हम अवॉइड करेंगे और हम यूज नहीं करेंगे। धीरे धीरे इट विल क्रिएट ए डिफरेंस, क्योंकि आप जब कंज्यूम करना ही कम कर दोगे तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होते ही प्रोडक्शन अपने आप डाउन आ जाएगा। तो यही एक तरीका है प्लास्टिक को कम करने का और अपने ओशंस को बचाने का।
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप दिन में कोई भी एक प्लास्टिक की चीज का यूज कम कर सकते हो तो आप अपने कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करना। और अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो किसी भी और टॉपिक पे जो एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक हो, अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो चाहते हैं कि बने तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड if you like the video then give it a thumbs up and don't forget to subscribe